बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अ, हुक्म किया गया है कि ये जो अभी पिछली पोस्ट में इन फेसबुक पर जो अभी मैंने रिसेंट पोस्ट की है उसके अंदर मैंने जो विनिंग कोलेशन का जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है कि उस पर मज़ीद तफ़सील से बात की जाए और मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि विनिंग कोलेशन क्या होता है। बेसिकली पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का बिहेवियर जो है, वो कोई साकिन नहीं होता। गवर्नमेंट जो है, वो एक ही बिहेवियर पर हमेशा कायम नहीं रहती। तो उनका जो बिहेवियर है, वो कुछ वेरिएबल्स या फैक्टर्स के बदलने के साथ-साथ बदलता रहता है। तो गवर्नमेंट और या स्टेट और सिटीज़न रिलेशनशिप के अंदर हम अमूमन ये देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो एक स्टेट को अपने शहरियों के लिए रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं और वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो नहीं बना रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ममालिक के जो जमहूरी हैं, तो ऐसे नहीं है कि वहाँ की रियासतें जो हैं, वो बगैर किसी सबब के जमहूरी हैं और ऐसा भी नहीं कि वो ममालिक के जहाँ अमरीयतें हैं, तो वहाँ बगैर किसी सबब की अमरीयत है। हम समझते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स की वजह से उन रियासतों का जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, वो उन फैक्टर्स की वजह से मुतय्यन हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है। तो उनमें से एक अहम फैक्टर जो है वो ये है कि उस मुल्क के अंदर जहाँ हम जमहूरियत को स्टडी कर रहे हैं या आमरीत को स्टडी कर रहे हैं, कि वो मेन फैक्टर क्या है? मतलब वो कौन से अवामिल हैं कि जो उस मुल्क के अंदर जमहूरियत को परवरिश मतलब परवान चढ़ा रहे हैं और कौन से फैक्टर्स हैं कि जो नहीं परवान चढ़ा रहे। तो इस सिलसिले में जो विनिंग कोलेशन है इससे मुराद ये है कि वो लोग या वो क्या कहते हैं तबका या वो क्लास या वो एक मखसूस ग्रोह कि जिनकी सपोर्ट के बगैर गवर्नमेंट नहीं बन सकती। जैसे फॉर एग्जांपल जमहूरियत में अवाम की मर्ज़ी के बगैर, अवाम के वोट के बगैर और अवाम की खुशनुदी के बगैर जब एक हुकूमत नहीं बन सकती, तो वहाँ विनिंग कोलेशन में अवाम आते हैं। इसी तरह अरब बादशाहतों में विनिंग कोलेशन में ख़ानदान आता है और ख़ानदान की पॉलिटिक्स आती है और ख़ानदान के बड़े-बुज़ुर्गों की और वो जो पावरफुल हैं ख़ानदान में, उनकी खुशनुदी और बादशाह का बेटा होना, ये आता है। जैसे यहाँ यूके की जो क्वीन है, वो इस वजह से क्वीन है कि उसका फ़ादर किंग था। इसी तरह कुछ ममालिक के अंदर जैसा कि पाकिस्तान है कि वहाँ एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के बगैर आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते। चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के अगर आप करता-धरता नहीं, आपको कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चूज़ करती, तो आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते। तो हर मुल्क के अंदर विनिंग कोलेशन डिफरेंट है और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि उस मुल्क का जो मिज़ाज है, उसकी हुकूमत का मिज़ाज है, वो डिफरेंट है। तो तो विनिंग कोलेशन ही फिर डिटरमाइन करती है कि हुकूमत जो है वो लोगों को सहूलियात पहुँचाने की तरफ मुतवज्जह रहती है कि नहीं रहती। तो पब्लिक गुड्स का मतलब ये है कि सारी अवाम की खुशनुदी के लिए या सारी अवाम की सहूलत के लिए जो सहूलियात गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन हो गई, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, रूल ऑफ लॉ हो गया, तो ये पब्लिक गुड्स में आती हैं क्योंकि इनसे सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर ये जो विनिंग कोलेशन है ये लार्ज है, यानी चंद एक एक मखसूस तबके के अंदर ये इख्तियार और पावर नहीं है कि वो हुकूमत मुंतखब करे। तो अगर ये विनिंग कोलेशन लार्ज है, अगर सारे शहरी जो हैं वो मिलकर हुकूमत बना रहे हैं और हुकूमत अपनी लेजिटिमेसी के लिए या जो पॉलिटिकल लीडर है, वो अवाम पर डिपेंड कर रहा है अपने अपने इक़्तिदार में रहने के लिए, तो उसकी कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करे, अवामी सहूलत की चीज़ें जो हैं, वो लोगों को मिलें और अवाम अगर खुश होंगे तो वो उसके इक़्तिदार को कायम रखेंगे। और अगर विनिंग कोलेशन बड़ा है, तो उससे जमहूरियत पर परवान चढ़ेगी क्योंकि पॉलिटिकल लीडर जो है वो कहेगा कि उसको जमहूरियत से कोई ख़तरा नहीं क्योंकि अवाम की अक्सरियत जो है उसके साथ है। लेकिन अगर फिर उस पॉलिटिकल लीडर को कि जिसके साथ अवाम की अक्सरियत होगी, अगर उसको नहीं कबूल किया जाएगा कि उसको इक़्तिदार दिया जाए, तो फिर सिविल वार का रास्ता खुलेगा या फिर इस सूरत में भी कि अवाम की पसंद कुछ और हो और इक़्तिदार किसी और ऐसे आदमी को मिला जाए कि जिसके साथ अवाम नहीं मौजूद, तो फिर सिविल वार क्रिएट होगी। तो ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, जमहूरियत या सिविल वॉर। अगर जो है
وننگ کولیشن جو ہے وہ بڑا ہے. اگر اگر عوام کی مرضی کے بغیر حکومت نہیں قائم ہو سکتی تو وہ حکومت نہیں رہے گی. اچھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وننگ کولیشن چھوٹا ہے، یعنی سعودی عرب ہے جیسے، تو وہاں جو رائل فیملی ہے وہی طے کرتی ہے کہ حکومت کس کے پاس ہو. تو اس صورت میں گورنمنٹ جو ہے پرائیویٹ گڈس کی طرف جائے گی. وہ یہ چاہے گی کہ جو وہ لوگ جو اس کو اقتدار تک لائے ہیں تو ان کو خوش رکھا جائے تو اس کا اقتدار قائم رہے گا، ورنہ وہ اقتدار سے اس کو نکال دیں گے. اسی طرح اگر وننگ کولیشن چھوٹا ہو تو اس سے آمریت محفوظ رہتی ہے، مضبوط رہتی ہے، اور سول وار کا بھی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگ کہ جو اس کی لیجیٹیمیسی کو، پولیٹیکل لیڈر کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کر سکتے تھے، اس اقتدار کو چیلنج کر سکتے تھے، تو آلریڈی پرائیویٹ گڈس کی شکل میں فائدہ اٹھا رہے ہیں. پرائیویٹ گڈس وہ ہوتی ہیں، وہ سہولیات کہ جس سے صرف چند لوگوں کو فائدہ ہو. یہ ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ اس کو منتھلی یا سالانہ کچھ پیسے دیتے رہیں کہ بھئی تو خاموش رہے، اپنے مزے کر، کیوں عوام کی تجھے فکر ہے. یا پھر اس کو عہدہ دیا جائے، خاص خاص عہدے دیے جائیں، تو پاور میں شیئر کیا جائے. یا پھر جو ہے مطلب اس کو جائیدادیں دے دی جائیں، یا کچھ ایسی ویسی چیزیں کہ اس کو ایسی سہولیات، ایسی طاقت اور ایسا کچھ دے دیا جائے کہ وہ کہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے لڑنے کی. اچھا، یہ ہے کہ جو غریب ممالک ہیں ان میں جو وننگ کولیشن ہے، الیٹس ہیں، ان کا سائز بہت چھوٹا ہے، اور وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اسٹیٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اسٹیٹ ان کے بغیر نہیں چل سکتی، اور وہ اسٹیٹ کے بغیر نہیں چل سکتے، کیونکہ وہ تعداد میں تھوڑے ہیں، تو اس وجہ سے ان پر کنٹرول کرنا بھی آسان ہے. تو اس وجہ سے غریب ممالک کے اندر جو ہے مطلب اقتدار پہ رہنا بہت آسان ہے. اور یہی بھی سبب ہے کہ بہت سارے جو حکمران ہیں ان کی خواہش رہتی ہے کہ معاشرہ غریب رہے، کیونکہ اس میں وہ الیٹس رہیں گے اور طاقتور رہیں گے. لیکن اگر انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، ملک کی معیشت پھیلتی ہے، تو نئی الیٹس جنم دیتی ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں بکھری ہوئی الیٹس جنم لیتی ہے، جیسا کہ ویسٹ میں ہوا، اور جیسا کہ جہاں جہاں بھی اسٹرانگ، مضبوط قسم کی لانگ ٹرم میں سسٹینیبل انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، وہاں الیٹس کی نئی نئی ٹائپس آئی ہیں، الیٹس کا سائز بڑا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یا تو ہمیں اقتدار میں شامل کرو، ورنہ تم نہیں رہ سکتے اقتدار میں. تو جب وہ سائز بھی، ایلیٹس کا سائز بھی بڑا ہوا ہے، اور ایلیٹس نے اقتدار میں حصہ مانگنا شروع کیا ہے، تو آہستہ آہستہ حکومت جو ہے ایک مخصوص دائرے سے نکل کر اپنا دائرہ بڑا کرتی گئی ہے، اور پھر آخر کار جمہوریت آئی ہے. اور اس پر ہم تفصیل سے بات پھر کبھی کر لیں گے. اچھا، اس کے بعد جیسا کہ پاکستان کے اندر جو ہائیبرڈ جو رجیم ہے، جو جمہوریت ہے موجود ہے، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہائیبرڈ رجیم سے کیا مراد ہے. تو یہ ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں جمہوریت اور آمریت کے بالکل درمیان ڈولتا رہتا ہے. کبھی آمریت آ جاتی ہے، کبھی جمہوریت آ جاتی ہے. اور جو ٹرانزیشن ہوتا ہے، جو منتقلی ہوتی ہے آمریت سے جمہوریت کی طرف، وہ مکمل نہیں ہوتی. تو ایسا نظام کے جو جمہوریت اور آمریت کے درمیان ڈولتا رہے تو اس کو ہائیبرڈ رجیم کہتے ہیں. اور اس رجیم کے اندر دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، الیٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور عوام کی بھی ضرورت ہوتی ہے. عوام اگر اس کی خوشنودی نہیں ہوگی تو پھر پورا کا پورا سسٹم یا تو جمہوریت کی طرف چلا جائے گا یا پھر آمریت کی طرف چلا جائے گا. تو اس سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ یعنی الیٹس کو بھی کچھ نہ کچھ ملتا رہے، اور جمہوری اور عوام کو بھی کچھ نہ کچھ ملتا رہے. تو پاکستان کے اندر بھی یہی سچویشن ہے کہ کچھ نہ کچھ عوام کو مل جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ الیٹس کو بھی مل جاتا ہے. اور لیکن اب الیٹس پھر بھی زیادہ لے جاتے ہیں، تو پولیٹیکل اکانومی کا لٹریچر بتاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیٹس زیادہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں، وہ منظم ہوتے ہیں، اور ان کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اگر وہ کوئی سہولیات حاصل کر لیتے ہیں تو تھوڑی بہت ایک دوسرے سے شیئر بھی کر لیتے ہیں. اور پبلک آرگنائز نہیں ہوتی تو اس سے پھر جیسے کہ پاکستان کے اندر ٹریڈ یونینز پر پابندی موجود ہے، اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی موجود ہے، سول سوسائٹی جو ہے پاکستان میں آرگنائزڈ ہی نہیں ہے. اور جتنا کچھ ہوتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز سے آپ کام کر سکتے ہو، اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جمہوری کلچر نہیں ہے. تو پبلک کی ریپریزنٹیشن پاکستان میں بہت ہی کم ہے، لیکن الیٹس کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ ہر لیول پر موجود ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو ہائیبرڈ پاکستان کے اندر جو رجیم موجود ہے یہ چل بھی رہا ہے. اچھا،
जो क्या कहते हैं उसको, ये रजीम हाइब्रिड रजीम कैसे रहता है, तो इस पर भी जो लिटरेचर मौजूद है वो ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट का इन्हिसार जो है वो टैक्सेस पर होगा, तो वो हाइब्रिड रजीम नहीं चल सकता। फिर आपको जमहूरियत की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप अवाम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस पे करेगी तो वो रिप्रेजेंटेशन हकूक माँगेगी। तो पाकिस्तान के अंदर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम होने की भी यही वजह है। और दूसरा ये कि ना, एलीट स्ट्रक्चर को कायम रखने के लिए आपको कुछ टैक्सेस से हट के भी मतलब रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। और इस सिलसिले में कि जहाँ वो नॉन टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा होता है, जैसा कि अरब ममालिक के अंदर ऑयल एंड गैस मौजूद है और वो टैक्सेशन है ही नहीं, तो वहाँ एलीट्स जो हैं ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट करके बेच के जो हुक्मरान हैं, वो खुद भी खाते हैं और अपने जो एलीट्स का जो उनका सर्कल है, जो उनको पसंद करता है और वो उनको पसंद करते हैं, तो दोनों एक-दूसरे को पसंद करते रहते हैं। तो वो जो नेचुरल गैस और ऑयल की दौलत है, वो एक-दूसरे में तक़सीम करते रहते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड जैसे कंट्रीज़ हैं, जैसा कि हाइब्रिड रेजीम्स के जो कंट्रीज़ हैं, जैसा कि पाकिस्तान है, तो इसमें कुछ टैक्सेस पर डिपेंड कर लिया जाता है और कुछ मिनरल, फॉरेन एड पर और रेमिटेंसेस पर और दीगर चीज़ों पर। यानी ये कि ना जहाँ जितना टैक्स कलेक्ट किया जाता है, तो थोड़ा बहुत लोगों को सहूलियात भी दे दी जाती हैं और बाकी एलीट्स जो है सहूलियात लेने में जो हुकूमत से रियायत लेने में और रेमिटेंसेस और फॉरेन एड पर डिपेंड कर लेती है। तो रेमिटेंसेस का रोल जो है, ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये है कि बहुत सारे पेपर्स मौजूद हैं जो कहते हैं कि रेमिटेंसेस का भी एलीट स्ट्रक्चर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये भी है कि ये जो और एलीट्स आपस में मुनज़्ज़म कैसे रहते हैं? एलीट्स का स्ट्रक्चर कैसे कायम रहता है? तो इस पर भी पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो लिटरेचर है वो ये कहता है कि अगर एलीट्स का साइज़ छोटा है, अगर कोलिशन छोटी है, अगर एलीट्स की तादाद ज़्यादा नहीं है, तो वो उनको आपस में मुत्तहिद रखना आसान है। और दूसरा ये कि आप कंट्रोल्ड मार्केट कायम करें कि सिर्फ वही एलीट्स ऊपर आ सकें, मार्केट में पैदा हो सकें कि जिनकी अशराफिया के साथ अच्छी बनती हो और हुकूमत के साथ अच्छी बनती हो। अदरवाइज़ जो है ना, अब फ्री मार्केट से एलीट्स ना आने दें, क्योंकि उससे ये हो जाएगा कि एलीट्स उनका हुकूमत पर इन्हिसार नहीं होगा और उनका पॉलिटिशियंस पर, ब्यूरोक्रेसी पर, मिलिट्री पर और इन लोगों पर अगर इन्हिसार नहीं होगा, तो वो फिर स्टेट स्ट्रक्चर को नहीं माँगेंगे और उल्टा वो अपनी रिप्रेजेंटेशन और अपनी जो है ना राइट्स माँगना शुरू कर देंगे और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में अपना हिस्सा माँगने लग जाएँगे। तो मार्केट को अगर कंट्रोल कर दिया जाए, एलीट्स का स्ट्रक्चर छोटा रखा जाए, कम ही अमीर हों मुल्क के अंदर, और फिर इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी है कि ऐसा सिस्टम रखा जाए कि अगर आप स्टेट के साथ हैं, स्टेट के मफादात के साथ हैं, तो आप अमीर भी हैं और अपनी सारे सहूलियात उठाएँगे। और अगर आप स्टेट के मफादात के साथ नहीं हैं, तो आप इतने मज़े नहीं कर सकेंगे। आपको आपकी इमारत से हटा दिया जाएगा, आप अमीर नहीं रह सकेंगे। तो आम आदमी को या जो अमीर होता है, जो एलीट्स होती है, उसको ये इंटरेस्ट होता है कि अगर गवर्नमेंट के साथ मैं ना रहा, तो मुझे ये सारी अय्याशियाँ नहीं मिलेंगी, मुझे ये सारी टैक्सेस में छूट नहीं मिलेगी, या फिर मुझे ये जो जो नाजायज़ फ़ायदे हैं, मैं वो नहीं उठा सकूँगा। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, मतलब उनका रोल है। और जो एलीट्स है उसका स्टेट के साथ रिलेशनशिप होता है और स्टेट का एलीट्स के साथ रिलेशनशिप होता है। तो इसी इंसेंटिव स्ट्रक्चर पर ही जो है वो स्टेट टू एलीट्स रिलेशनशिप कायम रहता है। तो इस सिलसिले में मैंने कुछ पेपर्स का भी और बुक्स का भी रेफरेंस दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि इस मौजू पर तफसील से अगर आप मुताला करें, तो आप इन पेपर से आप मदद ले सकते हैं, इस बुक से मदद ले सकते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।